नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और यूजीसी नेट पीवाईक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 की ओर। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते, चीज़ें कैसे आती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 6 लेक्चरों में आप समझ चुके होंगे और उसको अच्छे से जान चुके होंगे। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला नहीं, 26 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। 50-50 क्वेश्चन के हम जो सीरीज चला रहे हैं, 25-25 के टुकड़ों में बांट रखा है हमने। जो लोग पहली बार है वो पहले 6 लेक्चर देखे कम्प्लीटली। आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और प्ले लिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो सूची दे रखी है यहाँ पर, कुछ विदेश यात्री दे रखे और शासक दे रखे। जैसे दे रखा है कि आपको बताना है अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था, नहीं पता। इब्न बतूता, हाँ इब्न बतूता के बारे में पता है। इब्न बतूता किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो बी का ऑप्शन नंबर 2। तो बी का 2 हो जाता है, तो बी का 2 चारों में ही दे रखा है भाई। तो अभी हमारा एक ऑप्शन इलिमिनेट नहीं हुआ है। जैसे अब्दुल रजाक जो आया था वो देवराय सेकंड के समय आया था। विलियम फिंच जो आया था वो बताओ किसके समय आया था। ठीक है, जागीर के समय आया था। तो जैसे ही आप अब्दुल रजाक का ढूंढते हो देवराय, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए का 4। ए का 4, फिर उसका देखो, अभी भी कंफ्यूजन है ना, ए का 4। फिर उसका देखो बी का थर्ड, डी का क्या आ रहा है, डी का थर्ड आ रहा है, डी का थर्ड ये भी आ रहा है। फिर अब आपको ये पता होना चाहिए सीधी अली रईस किसके आया हुआ, अकबर के समय आया था। तभी आप ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच पाओगे, क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शन है थोड़े से क्लोज जा रहे हैं, है ना, ये दोनों ऑप्शन क्लोज जा रहे हैं, इसलिए आप आंसर पर नहीं पहुंच पाए। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, कुछ मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तियों पर चर्चा करना है। ठीक है, क्या वक्तव्य है। उनने बताया सबसे पहले कि भाई जो 1564 में थे वो जजिया समाप्त हो गया था अकबर के द्वारा। फिर 1575 में उसने पुनः लगाया। फिर उसने पुनः समाप्त करा अकबर ने 1579 में। और फाइनली जाके औरंगजेब ने उसको पुनः लगा दिया। ये चारों बातें सही है और चारों चीजें सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन है ना, तो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जीसी ने इसको सत्य माना है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर चलते हैं, कुछ आपको अभियान दे रखे। तो यहाँ पर जो अभियान दे रखे उसमें आपको समझना है अकबर के द्वारा उड़ीसा का अभियान। अकबर के द्वारा उड़ीसा का अभियान, दाग प्रथा की शुरुआत, 12 सूबों का सृजन, द्वैत पदों की शुरुआत, जात और सवार। अब आपको ये कालक्रम पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। ठीक है, उसी के आधार पर आप चल सकते हो। बताओ, अकबर का उड़ीसा अभियान कब हुआ था, 1592 में। ठीक है, कब हुआ था, 1592 में हुआ था। दाग प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, 1574 में। 12 सूबों का सृजन कब किया गया था, 1582 में, अकबर के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जो जाट सवार जो सिस्टम था ये कब आया था, 1595 में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है ना, तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि आप ज़्यादा इस पे करो। आपको अगर डेट पता है तो पता है, नहीं तो आप तुक्का मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1574 आ जाएगा, तो टू टू किस में आ रहा है, बी और सी ऑप्शन में आ रहा है। फिर उसके बाद देखो टू के बाद क्या आ जाएगा आपका, 1582, थर्ड ऑप्शन, टू के बाद थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 1 और फिर 4 लास्ट में। चलते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकारों के बारे में जहांगीर ने मान्यता दी थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। मतलब किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर तारीफ कर रहा है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो जहांगीर जिनके बारे में जो तारीफ करता है वो किसके बारे में तारीफ करता है, एक तो आपके अबुल हसन के बारे में। ठीक है, सॉरी अबुल हसन के बारे में नहीं, हाँ अबुल हसन के बारे में और उस्ताद मंसूर के बारे में। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा, ए और 1 और 3। ठीक है, अबुल हसन और आपका उस्ताद मंसूर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों भारत के किन राज्यों द्वारा पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में किस पर आक्रमण करा था, अहोम पर तो करा ही था। लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या है, हाँ अहोम पर तो करा था, मतलब हमारा थर्ड तो करेक्ट है। तो थर्ड तो हमारे 3 ऑप्शन में। ठीक है, कूच बिहार, कूच बिहार पर भी आक्रमण करा था। तो ये बात ध्यान रखना, कूच बिहार और अहोम दोनों पर आक्रमण करा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखो, फोर्थ फोर्थ सही है ना, कूच बिहार पर भी आक्रमण करा था मुगलों ने। तो फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में, इसलिए मैंने सी पर गया मैं। मुझे पता ही नहीं कि दिमसा और मेथी क्या होता है, इसलिए मैंने अहोम और कूच के बारे में पढ़ा है। चलो चलते हैं अगले में। 31 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखी, कुछ किताबें दे रखी और उन किताबों के आपके बारे क्या बताना है आपको, उनके किसके द्वारा लिखी गई। जैसे इन किताबों के बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि नक्शा ए दिलकुशा ये औरंगजेब के समय भीमसेन ने लिखी थी, बस बात खत्म। डी का थर्ड कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बताओ, डी का थर्ड कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो 31 का क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, अब देख लेते हैं
गुलशन ए इब्राहिमी किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद कासिम के द्वारा। बसातीन ए उस्सलातीन, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलाम मुर्तजा के द्वारा। फिर आपके फुतुवत ए आदिल साई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फुजनी अस्ताराबादी के द्वारा। तो ये आप देख सकते हो, कई बार आगे कभी पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखो किताब को लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ पेंटिंग्स दी गई है और कुछ किताबें दी गई है ना, पेंटिंग नहीं किताबें दी गई है, और पूछा गया उसके लेखक कौन थे, उसके लेखक के बारे में पूछा गया। देखो, अर्ली मुगल पेंटिंग के बारे में जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? मिलो क्विलेंट बीच, अर्ली मुगल पेंटिंग के बारे में लिखा था इन्होंने। यही किताबों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं। ये हिस्टोग्राफी से रिलेटेड किताबें आ जाती है इस टाइप की। मेरे हिसाब से हिस्टोग्राफी पे तो नहीं जाओगे, लेकिन ये जो किताबें ये मुगल काल और सल्तनत काल की किताबें, लेकिन इनका जो जिक्र है वो आपको कहाँ मिलेगा? हिस्टोग्राफी में मिलेगा। क्लियर है? तो ए का थर्ड किस में आ रहा है बताओ? इसी में आ रहा है। बी क्या है? हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, ए आर नाथ की। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, सी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, सोम प्रकाश वर्मा। मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई? ईबा कोच के द्वारा। क्लियर है बात? चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है? ये आ गए आपके कथन और वाले सवाल। बड़े बेकार लगते हैं लेकिन सबसे आसान भी होते हैं, एक बात ध्यान रखना। बड़े बेकार जरूर है लेकिन आसान भी है। तो अगर बात करूँ कथन एक क्या देखा? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ होगा भाई, हुआ होगा, मान लिया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। ठीक है, समा के शौकीन थे, मतलब समा मतलब नाच गाना वगैरह के शौकीन कौन थे? आपके सूफी संत थे। तो इसका इससे कहीं लेना देना लग रहा है क्या? पुस्तक के बारे में स्टेटमेंट है और सूफी संत के बारे में, तो सही व्याख्या तो सही व्याख्या है ये वाला स्टेटमेंट, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? 33 का जो सही वाला ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये इसकी कोई व्याख्या नहीं है, ये करेक्ट बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाई इसका इससे कोई लेना देना नहीं लग रहा ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन बड़े बेकार होते हैं, दिखने में बड़े भयानक दिखते हैं, लेकिन होते बिल्कुल सही साठ है। क्लियर है? बन जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, निकल जाते हैं ना, ध्यान रखना। छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, छोड़ना तो ही नहीं बिल्कुल भी। फिर आ गया, शाहजहाँ के शासनकाल में संगीत और नृत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, वह कला और साहित्य का संरक्षक था। बताओ शाहजहाँ कला और साहित्य का संरक्षक था क्या? शाहजहाँ कला और साहित्य का संरक्षक था क्या? नहीं। ठीक है, तो आर क्या है बताओ? संगीत और नृत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। देखो, कला का तो संरक्षक था, स्थापत्य कला का, है ना, तो ये तो सही है, आर सत्य है, आर सत्य है। लेकिन पहला स्टेटमेंट है ये कोई चरम सीमा पर नहीं पहुंच गए थे, डांसिंग वगैरह, है ना, तो ए असत्य और आर सत्य। 34 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या दिया? 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राष्ट्र राज्य नहीं था? राष्ट्र राज्य नहीं था मतलब अलग से नेशन नहीं था 17वीं सेंचुरी में। जर्मनी नहीं था, क्योंकि जर्मनी किसके अंडर में आता था बताओ 17वीं सेंचुरी में? जर्मनी का तो बाद में एकीकरण हुआ ना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, ऑस्ट्रिया वगैरह, थोड़ा सा फ्रांस का कब्जा था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो, मतलब पढ़े होंगे तो आपके जरूरी है ना, कहीं भी आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे पिछले 2012-13 के एग्जामों से रिलेटेड। फिर आ गया कथन, 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात यह थी कि सदैव के लिए कर निर्धारण था। सदैव के लिए था क्या कि 10 साल के लिए था? सदैव वर्ड आ गया। कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। कार्नवालिस को भरोसा था क्या बताओ? हाँ, भरोसा था। ठीक है, 1793 में जो लागू हुआ था, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य दिख रहे हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। भाई उसने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था। देखो, सदैव का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए, 10 साल का था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, 10 साल 12 साल 15 साल, है ना, उसको भरोसा था कि भाई वो अपनी भूमि का विकास जरूर करेंगे। तो 36 का क्या आ जाएगा आंसर? नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ये तो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, ये तो क्लियर है। और करने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स आयर, और जो उसका पहला सभापति था, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही कि किसने स्थापित करा, यहाँ पर पूछ रहे पहला वो कौन बना था चेयरमैन, चार्ल्स आयर को बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक बात? और कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी बताओ? कलकत्ता का स्थापना किसने करी थी? 3 गांव थे। कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी बताओ? जॉब चार्नॉक ने। ध्यान रखना।
ठीक है, और जहाँ वहाँ जो फोर्ट विलियम था उसकी स्थापना किसने करी थी? चार्ल्स आयर ने। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है बताओ? इंडियन मिरर लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? ट्रिब्यून, मॉडर्न रिव्यू, इंडिपेंडेंट, ये सब किताबें दे रखी है और सूची 2 में दे रखा है कि किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में गलत आया था, लेकिन यहाँ मैं आपको करेक्ट करके सामने लाया हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखी गई है? आपके केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई है। ट्रिब्यून किसके द्वारा लिखी गई है? दयाल सिंह के द्वारा। मॉडर्न रिव्यू किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र चटर्जी के द्वारा। और इंडिपेंडेंट किसके लिए द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके क्या है? आमने सामने वाले ही सही है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये तो मेरे हिसाब से बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, गांधी जी जो अध्यक्ष बने थे वो कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? आपके लाहौर अधिवेशन में, है ना। और जब सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, तब कौन अध्यक्ष थे बताओ? आपके राज बिहारी घोष थे। और बेलगाम में कब था? 1924। और ये जो अधिवेशन था ये कब था? 1929, लाहौर अधिवेशन। तो दादा भाई नौरोजी कब थे? कलकत्ता में। तो आपका सी का 2 बन रहा है। तो सी का 2 कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शनों में, है ना। ए का 1 बन रहा है क्या? नहीं, ए का क्या है? 4th है। तो ए का 4th किस में बन रहा है? एक ही ऑप्शन है ये रहा, बी इज करेक्ट आंसर, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, फिर आ गए हम वापस से टेबल पर। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो 39 का आंसर हो गया अपना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्वेश्चन नंबर पे क्या बोल रहा है बताओ? मेज द फॉलोइंग, कथन कारण, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। वीडी सावरकर का किससे संबंध है बताओ? वीडी सावरकर का संबंध किससे? अभिनव भारत से। लाला हरदयाल ने क्या बनी थी? गदर पार्टी। ठीक है, तारकनाथ दास का क्या था? फ्री हिंदुस्तान। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या करी थी? करजन वाइली की। सिंपल क्वेश्चन है, पता है तो पता है। वीडी सावरकर का ए का थर्ड क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन डी होगा। देखो फिर उसके बाद बी का फर्स्ट गदर पार्टी, यहाँ से मैंने लिखा है। फिर उसके बाद देखो डी का सी का क्या है? फोर्थ सही है, फ्री हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी सरकार के थे? अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो कोई भी नहीं कर सकता है भाई, इतना डीप में जाके तो कोई नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। छोड़ने से मेरा मतलब है तुक्का मार सकते हो, है ना। आपका अगर सही गया, आपकी किस्मत में नेट सेट लिखा हो तो लग जाएगा। 41 का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? 41 का आंसर मुस्तफा नगर, एलोर, राजमुंद्री और चिकाकोल, ये जो थे वो किस में आते थे? आपके मद्रास रेसिडेंसी में आते थे। 41 का सी। चलते क्रिप्स मिशन की ओर। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? देखो ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि मैंने पढ़ा था पहले, है ना। तो मुझे जब पढ़ते वक्त लगा कि ये रॉन्ग है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले रोकना, ये बात तो हो ही नहीं सकती भाई, ऐसा कोई लेकर ही नहीं आए थे क्रिप्स में प्रावधान। भारतीय नेताओं को ब्रिटेन से युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन के लिए मनाना, ये बात भी नहीं है ना। अब तो भारतीय क्या मांग कर रहे थे? अलग से अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए राजी करना, ये भी नहीं हो सकता। और संविधान बनाने वाली समिति को तुरंत गठित करना, नहीं, तुरंत तो नहीं गठित करना, संविधान सभा की तो बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन जो यूजीसी ने माना था, वो यूजीसी ने इसको डिलीट कर दिया था कुल मिला के। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। क्रिप्स मिशन के क्या उद्देश्य थे? अगर आपको देखना हो तो क्रिप्स मिशन पूरा पढ़ो एक बार, तो उसमें आपको क्या क्या उद्देश्य थे उनके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अलग अलग कई सारे उद्देश्य थे उसके। ठीक है, मंत्रिमंडल के गठन करने के लिए उन्होंने ऑटोनॉमी देने की बात करी थी, स्वायत्तता, लेकिन किस तरीके की स्वायत्तता थी वो अलग बात है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करी थी उन्होंने। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे बताओ? एम विश्वेश्वरैया। ये तो कई बार पूछी गई एग्जाम में किताब है ना। ये तो पीएससी भी पूछ चुका है इस तरीके की किताब के बारे में, कई बार पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। नीचे दो फिर कथन और कारण दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए, हाँ लेकर आए थे भाई। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है आपकी? इंग्लिश। वे भारतीयों को वैज्ञानिकों एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है क्या? भारतीयों को आगे ले जाना चाहते थे क्या? नहीं भैया, ये तो गलत बात है ना। उनको चाहिए ही नहीं था भारत आगे जाए। तो आर तो ए तो सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? तो 44 का क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 44 का सी हो जाएगा। सही व्याख्या थोड़ी कर रहा है उसका, उससे कोई लेना देना, मतलब वो चाहते थोड़ी कि आगे बढ़े ये लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वही कालक्रम जमाना है। बताओ ये युद्ध कब कब हुए थे? अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था बताओ? 1803 से लेकर 1806 तक हुआ था। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ था बताओ? ये कब हुआ था? 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सेकंड कर्नाटक युद्ध बताओ कब से कब तक था? 1749 से लेकर 54 तक था। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? 45-46 में हुआ था। ये वाला देख लेना एक बार, चेक कर लेना।
मेरे हिसाब से तो यही है 45 46। तो आपको क्रम से जमाना है, तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा बताओ? तो पहले नंबर पर क्या आएगा आपका? ये वाला सी, थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद फोर्थ। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ ये विद्रोह कब कब हुए थे? सन पता होना चाहिए। मुंडा विद्रोह कब हुआ था बताओ? 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद जो आपका अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 56 तक। जैसे मुझे मोपला का याद है 1924 में हुए थे। और ये जो दक्कन दंगे थे वो कब हुए थे? 1876 में हुए थे, है ना? 1875 76। कई किताबों में 74 भी लिखा रहता है, आप तो इतना ध्यान रखो 1875 76। तो मोपला वाला जो विद्रोह था ये 1924 नहीं होगा, 1921 होना चाहिए। ठीक है, 1920-21, हाँ 1921। तो ये तो सबसे लास्ट में, तो थर्ड वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में, तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। और सबसे पहले वाला कौन सा है आपका? संथाल विद्रोह। तो सेकंड किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, तो 46 का क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? वही आपको क्या दे दी गई है? टेबल दे दी गई है। रफ्त गुफ्तार किसके द्वारा लिखी गई थी बताओ? साधारण ब्रह्म समाज से कौन जुड़े हुए थे? प्रबुद्ध भारत, तो ये तो मुझे पता है भाई, विवेकानंद के द्वारा। तो डी का फर्स्ट हो जाता है। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है क्या? दो ऑप्शनों में भाई, सी और डी में। फिर उसके बाद ए का गोरक्षिणी सभा। गोरक्षिणी सभा का संबंध किससे है? ए का कौन से नंबर पर आएगा बताओ? दयानंद सरस्वती है, सीधा सिंपल है। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हो गया। ए का थर्ड एक ऑप्शन। अभी भी यहाँ कंफ्यूजन है ना, ध्यान रखो। 47 का आपको ए का थर्ड है। फिर उसका देखो रफ्त गुप्तार। रफ्त गुप्तार किससे संबंधित है? ये जे बी वाचा की है। एक ही नाम दिख रहा है ना, इस तरीके का। साधारण ब्रह्म समाज से कौन थे? शिवनाथ शास्त्री जुड़े हुए थे। सी का 4। तो सी का जो ऑप्शन नंबर सी है उसका क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा जो 47 का आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सी। ए का थर्ड हो गया। बी का क्या हो गया आपका बताओ? सेकंड हो गया। सी का क्या हो गया आपका? फोर्थ हो गया। और डी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। ये कब कब आए थे कमाना है बताओ? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताओ? 1931-32 में हुआ था क्या? 1932 में हुआ होगा, नहीं 31 ही हुआ होगा। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1927 में। और भारत का विभाजन कब हो गया था? 1947 में। ये आप देख सकते हो क्रम क्या है ना? 27-28 भी हो सकता है इसका। 27 को भी आप लगा सकते हो, घोषणा हो गई थी, 28 में आ गया था। तो क्रम लगा लो भाई। लास्ट में क्या आएगा? 1931 गांधी इरविन समझौता तो पहले नंबर पे आएगा कि क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा। थर्ड, थर्ड के बाद क्या आएगा? सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा? फर्स्ट, और लास्ट में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सन पता होना चाहिए। निम्न ब्रिटिश का शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बना लिया जाता था? बताओ ये कौन सा एक्ट था? रोलेट एक्ट तो नहीं था? काला कानून यही था क्या? अरे यही तो था भाई, बिना वकील बिना दलील के गिरफ्तार कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध किससे है? असाधारण रूप से मंदी, वॉल स्ट्रीट कीमतों का गिरना, यही है मेरे हिसाब से, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस। तो ये फिर आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन। ये आपको वो जो उपनिवेश वगैरह जो टॉपिक दे रखे हैं ना, वहाँ से पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, कि विश्व लेवल पर क्या चल रहा था, भारत और वैश्वीकरण वाले वो वाला जो टॉपिक दे रखे आपके यूनिट 7-8 के, वहाँ जो रिलेट करते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ भी सकते हो। छोड़ने से मतलब है कि तुक्के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बड़ी घटना है, इसलिए मुझे पता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 15 से 20 मिनट का हमारा जो लेक्चर रहता है, क्वेश्चन आज थोड़े बड़े बड़े थे तो 20 मिनट हो गए, नहीं तो लगभग 15 मिनट का ही टारगेट रहता है। तो आई होप ये सीरीज आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का ही आपको QR मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए। नेट की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।